सब कुछ खत्म हुआ। मैंने इस पहली फाइट को जीत लिया है। पिछली बार जिस फाइट के अंदर मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, उस फाइट से मैंने सब कुछ छीन लिया है। अब मेरे पास में मेरा सब कुछ है। तभी मिंग को एकदम से कुछ याद आता है। मिंग ये याद आते ही बहुत ज्यादा डर जाता है। मिंग सोचने लगता है, मुझे याद है जब भी मैं किसी मॉन्स्टर को मारता हूँ तब मेरे को सिस्टम विंडो शो होता है, लेकिन जब मैंने उस सुपर बीस्ट को मारा तब मुझे कोई भी सिस्टम विंडो शो नहीं हुआ। जानने की इसका मतलब। इसके बाद में हमें उस बीस्ट को दिखाते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा होता है। फिर मिंग थोड़ा लड़खड़ाते हुए उठता है। मिंग के डैड और मिंग की बहन उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं, मिंग तुम कहाँ जा रहे हो। मिंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस लड़खड़ाते हुए चलता रहता है और सोचता है अगर मैंने अभी कुछ भी नहीं किया तो फिर से सब कुछ छिन जाएगा। मेरे को उसे मॉन्स्टर के मरने की कोई भी सिस्टम विंडो शो नहीं हुई है, यानी इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिंदा है, वो मॉन्स्टर भी कमजोर है। मुझे जल्दी से जाकर उसे अभी के अभी खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर ले। शायद पिछले अटैक में मैंने किसी तरह गलती कर दी थी। वो अटैक मैंने इतनी जल्दबाजी में किया था कि शायद टाइमिंग में खराबी हो गई। उस सुपर बिंग ने अपने फायरबॉल को पूरी तरह से बनाया नहीं था और मैंने जल्दी में थोड़ी जल्दी फायर कर दिया, जिस वजह से उस सुपर ब्लास्ट का असर इतना ज्यादा नहीं था कि उस सुपर बिंग मर सके। यही सब सोचते हुए मिंग अपने घर के एक कॉर्नर पे आता है और वहां से नीचे दिखने लगता है। उस बीस्ट को भी काफी हद तक हो जा चुका है, वो अपने पांव पे खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि मिंग ने एक बुलेट उसके पंख पे फायर की थी। मिंग उस मॉन्स्टर को देख कहता है, अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इसे मारने के लिए रेकलेस बुल टेक्निक का यूज करना होगा, वही एक तरीका है इस बीस्ट को मारने का। ये कहते हुए मिंग वापस से लड़खड़ते हुए खड़ा होने लगता है। तभी हमें आसमान में एक बहुत जोरदार लाइट दिखाई देती है। वो लाइट एकदम से उस बीस्ट के मुंह के आर पार हो जाती है, जिससे तुरंत वो सुपर बीस्ट मर जाता है। फिर हमें पता चलता है वो कोई लाइट नहीं थी, वो कोई इंसान था। ये एक सुपर ह्यूमन है जो कि एक तलवार के ऊपर खड़ा हुआ है। उस सुपर ह्यूमन को देखने के बाद में सारी मिलिट्री बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिलिट्री कहने लगती है, सुपर ह्यूमन आ गया, अब वो सबको मार देगा। जितने भी मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वो सब के सब अब एक ही झटके में मारे जाएंगे। ये सब देखकर मिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। मिंग साइड में बैठ जाता है। तभी मिंग को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इस फाइट के अंदर तुमने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसलिए तुम्हें 1900 क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं, और साथ ही में तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा में 500 क्रेडिट पॉइंट भी दिए जाते हैं। अब तुम चाहो तो ड्रैगन स्नेक ओरा को अवॉक कर सकते हो, जो कि हार्वेस्ट स्किल के लिए एक सपोर्टिव स्किल है। ये सिस्टम विंडो मिंग को शो हो रही होती है, लेकिन मिंग का बिल्कुल भी ध्यान इस विंडो के ऊपर नहीं होता। मिंग बस लगातार उस सुपर बींग को देख रहा होता है, उस सुपर ह्यूमन को जिसने तुरंत आते ही एक ही झटके में उस सुपर बीस्ट को मार दिया। इस सबसे बाकी सारे लोग, मिलिट्री सोल्जर्स, उस सारे सिविलियन बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सभी अब बेफिक्र होकर सड़क पे घूम रहे होते हैं। कुछ लोग उस मॉन्स्टर के पास में आते हैं और उन्हें काट काट कर अपने साथ लेके जाने लगते हैं। दूसरा बंदा कहता है, जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाओ, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, इन मॉन्स्टर्स को हमने मार दिया है, ये मॉन्स्टर हम पर अटैक करने के लिए आए थे, अब हम इनकी बॉडी को काट काट कर इनको बेचेंगे, इन सभी की कीमत बहुत ज्यादा है। मिंग सोच रहा होता है, चलो अच्छा है, अब हम इन मॉन्स्टर्स को खाएंगे, लेकिन अभी भी ज्यादा खुश होने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से खुद की बॉडी को ताकतवर बनाना होगा। इस फाइट में पता पड़ गया कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अगर सही टाइम पर वो सुपर ह्यूमन नहीं आता तो इस फाइट के अंदर मैं हारा वही था, इसलिए अब जल्दी मुझे अपनी बॉडी को ताकतवर बनाना होगा। मैं मेंटली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका केवल एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट करना और जो भी स्किल मुझे आती है उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, जो कि अब मैं करके रहूंगा। अगली बार जब मॉन्स्टर्स का अटैक होगा तब किसी भी सुपर ह्यूमन की जरूरत नहीं होगी, मैं अकेला ही उनके लिए काफी होऊंगा। तभी मिंग को एकदम से बहुत तेज भूख लगने लगती है। मिंग कहता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैंने अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को बहुत बुरी तरह से यूज कर लिया है, अब मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि मैं पूरे एक आर्मर बीस्ट को खा सकता हूँ। जिसमें काव कहती है, क्या बेकार की बात कर रहे हो, आर्मर बीस्ट तुम्हें वो पसंद है, वो कितना ज्यादा बुरा होता है, उसके अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आती है। इसके बाद मिंग को एक और चीज याद आती है। मिंग सोचने लगता है, मुझे याद है पिछली लाइफ में जब सुपर बिंग ने अटैक किया था तब मेरी मॉम बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, हमने उनको हॉस्पिटल में इलाज कराया, पैसे कम थे इसलिए हमने अपना सब कुछ बेच दिया और हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए। वो सारे पैसे खर्च करने के बाद भी हम अपनी मॉम को नहीं बचा पाए। इस बार मैं ये प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मुझे जल्दी से हार्वेस्ट स्किल सीखनी होगी, हार्वेस्ट स्किल की मदद से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। ये कहते हुए मिंग अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है और उससे कहता है, मेरे को दिखाओ अभी मैं कौन कौन सी स्किल सीख सकता हूँ। ये सुनकर सिस्टम विंडो मिंग को 3 स्किल दिखाता है। फर्स्ट है रिपेल, जिसका प्राइस है 1500 क्रेडिट पॉइंट। सेकंड है ड्रैगन स्नेक ओरा, जिसका प्राइस है 2100 क्रेडिट पॉइंट। और थर्ड है बिगिनिंग हार्वेस्ट स्किल 980 पॉइंट्स। ये देखकर मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिंग सीधे उस हार्वेस्ट स्किल को क्लिक करता है और कहता है, गॉड मेरे साथ में है। हार्वेस्ट स्किल जो कि मैं सीखना चाहता था वो इस टाइम में सबसे ज्यादा सस्ती में मिल रही है। इसके बाद मिंग उस सिस्टम विंडो से कहता है, सिस्टम मुझे ये हार्वेस्ट स्किल सीखनी है। मिंग के इतना कहते ही मिंग के माइंड के अंदर हार्वेस्ट स्किल का सारा डेटा आने लगता है। हार्वेस्ट स्किल को सीखने के बाद में मिंग जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब कुछ काओ छुप के देख रही होती है और सोचती है, ये मिंग इतने अजीब तरह से क्यों हंस रहा है, ऐसा लग रहा है इसके माइंड में कोई इविल प्लान चल रहा है।
मिंग के डैड कहीं पे जा रहे हैं। वो जाते वक्त मिंग और काओ से कहते हैं तुम दोनों अंदर जाओ, खाना खा लो और फिर सही टाइम पे सो जाना, मैं हार्वेस्टिंग के काम पे जा रहा हूँ। मिंग कहता है डैड क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ? आपको तो पता ही है मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, मेरे को हायर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बाद में मैं जॉब के लिए भटकूंगा, इससे अच्छा है मैं अभी आपके साथ में काम कर लूँ। क्योंकि अगर किसी तरह से किसी कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो भी गया तो भी मुझे कॉलेज के बाद में जॉब के लिए तो भटकना ही है, इसलिए मैं अभी आपके साथ में काम कर लेता हूँ। ये सुनकर मिंग के डैड सोचने लगते हैं मिंग कह तो सही रहा है, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसकी शूटिंग अच्छी है लेकिन फिजिकली ये बहुत वीक है, किसी भी कॉलेज के अंदर इसका एडमिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल से होगा, इसलिए इसकी लाइफ के लिए अच्छा होगा कि मेरे साथ में काम कर ले। ये सोचे हुए मिंग के डैड मिंग को हाँ कह देते हैं। वो मिंग से कहते हैं चलो मिंग मेरे साथ में चलो। ये सुनकर काओ उदास होते हुए मिंग से कहती है मिंग क्या तुम जा रहे हो? ये देखकर मिंग सोचने लगता है काओ मेरी चिंता कर रही है, यानी इसका मतलब मैं एक अच्छा भाई बनने में कामयाब हो गया हूँ। अगर किसी तरह से इसके अंदर विच की बात आ भी जाती है तो भी ये आगे चलकर मुझे मारेगी नहीं। तभी काओ ये कहती है तुम हार्वेस्टिंग काम के लिए जा रहे हो, वहाँ पर तुम्हें बीटल मिलेंगे, तुम्हें तो पता ही है बीटल बग्स मुझे कितने ज़्यादा पसंद है, उन्हें मेरे लिए लेके आना। ये कहते हुए काओ शर्मा रही होती है। ये सुनकर मिंग सोचता है मैंने तो पता नहीं क्या ही सोच लिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक बड़े से ट्रक को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की लाशों के बीच में चल रहा होता है। इसी ट्रक के अंदर मिंग और मिंग के डैड बैठे होते हैं। मिंग सोच रहा होता है जब मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तब उन्हें मारने के लिए हम बहुत सारे रिसोर्सेज, एमुनेशन, वेपन्स और लोगों को यूज़ करते हैं, जो सभी उस फाइट के अंदर हम खो देते हैं। उस फाइट के अंदर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसे किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे इस हार्वेस्टिंग काम से कम किया जा सकता है। हम इस ड्रैगन सिटी के अंदर रहते हैं जो कि पूरी तरह सील है, इसके अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते तो कुछ ही सालों में हम पूरी तरह से खत्म हो जाते। हमारे सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म होने के बाद में हमारे पास में खाने को भी कुछ नहीं होता, इसीलिए हम इन मॉन्स्टर्स का यूज़ करते हैं। ये मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारा इनको मारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में इन मॉन्स्टर की वजह से ही अभी तक हम जिंदा है। इन मॉन्स्टर की बॉडी में से हम रिसोर्सेज को निकालते हैं, जो भी चीज़ें हमारे काम में आ सकती है वो सब कुछ हम इन मॉन्स्टर की बॉडी में से ले लेते हैं। इन रिसोर्सेज को निकालने का काम हार्वेस्टर्स का होता है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं बिना हार्वेस्टर्स के और बिना इन मॉन्स्टर्स के रिसोर्सेज के हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, हमारे पास में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होंगे ताकि हम जिंदा रह सकें, इसीलिए ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम मिंग को दिखाते हैं जो कि उस ट्रक के अंदर बैठा होता है। मिंग के डैड मिंग से कहते हैं मिंग मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, ये तुम्हारे काम का पहला दिन है, तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ में है, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। मिंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। मिंग के डैड कहते हैं ऐसे कैसे नर्वस नहीं हो, तुम हार्वेस्टिंग काम के लिए जा रहे हो, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, शायद तुम्हें पता नहीं है ये काम होता क्या है। इस काम के अंदर तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बीच में गुजरना होगा जो कि मरे हुए होंगे, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टर्स की लाशें दिखाई देगी, हजारों में लाखों में मॉन्स्टर्स जिनका वहाँ पर ढेर पड़ा होगा। ये जगह भी एक तरह की बैटलफील्ड है जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं सुना होगा। इस जगह का दृश्य बहुत ज़्यादा डरा देने वाला होता है, यहाँ पे चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही होती है। मिंग कहता है आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। मिंग के डैड कहते हैं ऐसे कैसे नर्वस नहीं हो, मुझे पता है तुम नर्वस हो और तुम शर्मा रहे हो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरे सामने इसे एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है ये तो पीछे पड़ गए, मैंने कितनी बार कहा कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, इसके बावजूद भी ये मुझे जबरदस्ती कहलाना चाहते हैं कि मैं नर्वस हूँ, इसलिए अब मुझे ये कहना ही पड़ेगा। ये सोचने वाले मिंग अपने डैड से कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मिंग के डैड कहता है मुझे तो पता ही था कि तुम नाटक कर रहे थे, अब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं तुम्हें एक रास्ते बताता हूँ। एक हार्वेस्टर को अपने काम के पहले दिन में डायपर का यूज़ करना चाहिए। मिंग कहता है यहाँ पर आधी रात हो रही है, आसपास में कोई दुकान भी नहीं है, आपको डायपर कहाँ से मिलेंगे? मिंग के डैड कहते हैं देखो मेरे पास में क्या है, ये डायपर्स है, मुझे पता था तुम्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैं इन्हें अपने साथ में लेके आया था, जैसे ही हम उस जगह पहुँच जाएं तब तुम कहीं छुप कर इन्हें पहन लेना, मैं उस टाइम पर नजर रखूंगा कि कोई भी उस तरफ ना आए, और मेरा यकीन मानो इसमें बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है। ये सुनकर मिंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मिंग कहता है नहीं मुझे हार्वेस्टर बनना ही नहीं है, मुझे वापस से आप वहीं पे छोड़ दीजिए, मैं वापस से कॉलेज चल जाऊंगा और वहीं जाकर एग्जाम देकर कुछ ना कुछ बन जाऊंगा, आप मुझे वापस से सिटी के अंदर छोड़ दीजिए। मिंग के डैड कहते हैं नहीं अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें भी हमारे साथ में ही चलना होगा। ये कहते हुए मिंग के डैड हंसने लगते हैं। इसके बाद में मिंग और उसके डैड उस जगह पहुंचते हैं, दोनों ट्रक में से उतरते हैं। मिंग के डैड मिंग से कहते हैं अब मैं तुम्हें अंकल चैन से मिलाने वाला हूँ, वही इस जगह का पूरा इंचार्ज रखते हैं, उन्हीं के कहने पर तुम एक हार्वेस्टर बन सकते हो, अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम कभी भी एक हार्वेस्टर नहीं बन पाओगे, इसलिए उनके सामने थोड़ा तमीज से रहना। मिंग कहता है ठीक है मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद में हमें शैन को दिखाते हैं जो कि एक मोटा सा आदमी है, वो एक ऑफिस के अंदर बैठा होता है। वो मिंग को देखकर मिंग के डैड से कहता है लाओ ये तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर मिंग के डैड लाओ कहते हैं हाँ ये मेरा बेटा है,
मैं इसे तुमसे मिलाने के लिए लेके आया हूँ। ये भी एक हार्वेस्टर बनना चाहता है। शेन कहता है, मैंने तो सुना था पिछले साल तुम्हारा बेटा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में भी रहा था। अब तुम इसे यहाँ पे लेके आए हो, ये एक हार्वेस्टर कैसे बन सकता है? मिंग के डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसका पूरा ध्यान मैं रखूंगा। ये पूरे समय मेरे साथ में रहेगा, बस 2-3 साल दो, इतने टाइम में ये एक बहुत शानदार हार्वेस्टर बन जाएगा। इसे मैं खुद सब कुछ सिखाऊंगा। ये कहते लाओ उस शेन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक कार्ड पकड़ा देता है। मिंग की नज़र उस कार्ड पर जाती है। मिंग उस कार्ड को देख के सोचता है, ये कार्ड, इस कार्ड को मैं जानता हूँ। इस कार्ड की कीमत कम से कम $10,000 से ऊपर है। मेरे डैड इस कार्ड को इस शेन को क्यों दे रहे हैं और उनके पास में इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे डैड इतना ज़्यादा अमीर है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मेरा एक मन तो कर रहा है मैं इस शेन को बहुत बुरी तरह से पीट दूं और इससे इस कार्ड को वापस से छीन लूं, लेकिन नहीं, अभी के लिए मुझे चुप ही रहना चाहिए और समझना चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी शेन उस कार्ड को देखकर मिंग के डैड से आई कहता है, ठीक है लाओ, तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारी हार्वेस्टिंग टीम हमारी कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। हमारी कंपनी तुम्हारी हार्वेस्टिंग टीम को ओन नहीं करती है। इस टीम के अंदर तुम जिसे चाहो उसे ऐड कर सकते हो। इसमें हमारी कंपनी कुछ भी नहीं कह सकती, इसीलिए तुम इस बच्चे को ऐड कर सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरे साले को किसी भी तरह की परेशान करो। लव कहता है, बिल्कुल, मैं से वादा करता हूँ ना तो मैं आपको और ना ही आपके साले मिस्टर हु को किसी भी तरह से परेशान करूंगा। फिर लव मिंग से कहता है, मिंग अंकल शेन को झुक के थैंक यू बोलो। ये सुनकर मिंग शेन को झुककर थैंक यू बोल देता है। शेन कहता है, ठीक है, अब जाओ यहाँ से और जाके अपने काम पे लग जाओ। ये सुनने के बाद मिंग को थोड़ा बुरा लगता है। मिंग घूर के शेन को देखने लगता है। शेन दूसरी तरफ और मुंह फेर लेता है। मिंग सोचने लगता है, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पिछली लाइफ के अंदर इसके साथ में मेरी किसी तरह से लड़ाई हुई थी और ये आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी मिंग के डैड मिंग से कहते हैं, मिंग तुम इसे ऐसे घूर क्यों रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मिंग को सब कुछ याद आ जाता है। मिंग सोचने लगता है, हाँ ये वही है, ये वही शेन है। मुझे याद आ रहा है मेरी पिछली लाइफ के अंदर इस आदमी ने मेरे डैड को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और उनकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया था। तभी मिंग के डैड लाओ मिंग को वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिंग और लाओ मॉन्स्टर की लाशों के बीच में एक मास्क पहन के घूम रहे हैं। मिंग लाओ से कहता है, डैड आपके पास में इस काम का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो कैसा रहेगा आप खुद ही कंपनी खोलें। क्यों आप इसके बाद में जॉब कर रहे हैं? ये सारे लोग जो आपके साथ में काम करते हैं वो सब आपको लीडर मानते हैं। अगर आप उनसे एक बार कहेंगे तो वो सब भी आपके साथ में आ जाएंगे। लव कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, ये कहने में और सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरे पास में इस काम का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मेरे पास में बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट्स नहीं है। कोई भी हमें इस काम को करने के लिए नहीं देगा। इस काम को करने के लिए हमें मॉन्स्टर्स की लाशों की जरूरत है, जो कि खुद ही कंपनी खोलने पर हमें नहीं मिल सकती। बस थोड़ा टाइम रुको, 2 साल तुम मेरे साथ में काम करो, उसके बाद में मैं ये सवाल तुमसे पूछूंगा, तब तुम मुझे जवाब देना। अगर तुमने कहा कि तुम अलग कंपनी खोलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर एक कंपनी खोलेंगे। मिंग कहता है, डैड वैसे आपको क्या लगता है इन मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इतनी ज़्यादा कि हमारे ऊपर अटैक करके हमें हरा सकें? दाव कहता है, मिंग तुम कहना क्या चाहते हो? मिंग कहता है, हमारे बायोलॉजी टीचर का कहना था ये मॉन्स्टर धीरे धीरे खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। जब ये मॉन्स्टर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएंगे तब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि ये हम पर अटैक करके हमसे जीत पाएंगे। आपने उस सुपर बीस्ट को देखा ही था जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था, हम उससे कितनी मुश्किल से जीते थे। वैसे देखा जाए तो हम उसे जीते ही नहीं थे, हम उसको नहीं मार पाए थे, उसे एक सुपर ह्यूमन ने मारा था, तो इसे एक तरह से हमारी हार ही माना जाएगा। अगली बार जब मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करेंगे तब वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे, हमें भी पावरफुल बनना होगा। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर खुद को इवॉल्व किए हमें उनसे ज़्यादा इवॉल्व होना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। लाओ कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हार्वेस्टिंग काम कर लेते हैं, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाता हूँ। ये कहते हुए मिंग के डैड आगे बढ़ जाते हैं और फिर मिंग को सब कुछ खाने लगते हैं। वो एक मॉन्स्टर को उठाते हैं और कहते हैं, ये एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर है। अब मैं बताता हूँ इस मॉन्स्टर की बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा हमारे काम आएगा। तुम्हें सबसे पहले इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से इसके मीट को अलग करना है। इसके मीट को हम होटल्स के अंदर बेच सकते हैं, जो कि खाने में काम आएगा। बाकी बचा इस मॉन्स्टर का शेल, तो ये शेल बहुत ताकतवर होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसकी मदद से हम आर्मर बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि इस मॉन्स्टर की बॉडी में से बहुत ज़्यादा काम आती है वो है इसका जहर। इस मॉन्स्टर के जहर को भी हमें इकट्ठा करना होगा, जिससे हम रिसोर्सेज बना सकते हैं। जितनी देर में मिंग के डैड मिंग को ये सब समझा रहे होते हैं, उतनी देर में वहाँ पे और भी ज़्यादा हार्वेस्टर्स आए खड़े हो जाते हैं और वो सब भी मिंग को कुछ ना कुछ समझाने लगते हैं। मिंग को ये सब कुछ पहले से पता है, इसलिए मिंग को ये सब कुछ सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो बस बोर हो रहा होता है। फिर भी मिंग उन सबसे कह देता है, थैंक यू, आपको बताने का शुक्रिया। फिर मिंग के डैड मिंग को एक सूटकेस पकड़ाते हैं और उससे कहते हैं,
ये लो, अब तुम्हारी बारी है। एक मॉन्स्टर को पकड़ लो और उसकी बॉडी को पूरी तरह से खोलकर उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को बाहर निकाल लो। और एक बात ध्यान रखना, इस काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। इसके बाद मिंग काम पे लग जाता है। वो एक मॉन्स्टर के पास में आता है और उसकी बॉडी को पूरी तरह से खोल देता है। उस मॉन्स्टर की बॉडी में से सारे रिसोर्सेज को कई सारी मशीनों का यूज़ करके बाहर निकालने लगता है और कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को खाली कर देता है और कहता है, मैंने ही कर दिया। पहले तो मुझे इस काम में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लगता था, लेकिन अब काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मिंग की इस लाइन को बाक्स आंखें आस पास खड़े हुए हार्वेस्टर सुन लेते हैं। वो सब मिंग से कहते हैं, तुमने इतनी जल्दी कर भी दिया, कैसे इतनी जल्दी? तुमने ये तो काम पहली बार किया है, ये कैसे हो गया? जिसमें मिंग सोचने लगता है, ओह नो, मैंने तो धीरे से कहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने सुन लिया। अब मुझे इनसे कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। मिंग कहता है, क्या आपको सच में लगता है मैंने इस काम को बहुत जल्दी किया है? वो सारे हार्वेस्टर खुश होते हुए कहते हैं, हाँ तुमने बहुत ज़्यादा जल्दी किया है, पहली बार के हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। फिर मिंग उनसे झूठ बोलते हुए कहता है, मैं बचपन से ही एक हार्वेस्टर बनना चाहता था। जब भी डैड घर पे आते थे तब मैं उनकी मशीनों का यूज़ करके इस सब काम की प्रैक्टिस करता था। इस सब प्रैक्टिस के कारण ही ये काम को मैं इतनी जल्दी कर पाया हूँ। और अब तक तो मुझे लगता था मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत तेज है। ये सुनकर मिंग के डैड लाओ कहते हैं, क्या सच में तुम बचपन से एक हार्वेस्टर बनना चाहते थे? ऐसी बात तुमने मुझसे कभी कही नहीं, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? मिंग कहता है, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था ये काम थोड़ा शर्मनाक है। जब मैं आपको इस काम के बारे में बताऊंगा तो आप खुद ही मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि इस काम को कोई भी खुद से आगे सिलेक्ट नहीं करता। लव कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। ये काम बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। अगर तुम मुझे बताते कि तुम इस काम को पसंद करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, जैसा कि मुझे अभी लग रहा है। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इनसे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा आसान है। ये मेरी हर बात को मान लेते हैं, या फिर शायद मैं ही झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। फिर मिंग अपने डैड से कहता है, चलो काम दोबारा शुरू करें। मिंग का डैड कहते हैं, शुरू हो जाओ। इसके बाद मिंग वापस से अपने काम पे लग जाता है। वो कई सारे मुश्किल को खोल देता है और उनकी बॉडी के अंदर से सारे फ्यूज को बाहर निकाल लेता है। जैसे जैसे मिंग इस काम को करते जाता है उसको कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते जाते हैं। ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी उसे मिलते रही हैं। इसी तरह से मिंग काम करता रहता है और काफ़ी सारे मुश्किल से खोलता रहता है। मिंग को वहाँ पर एक मुश्किल का ढेर दिखाई देता है। मिंग उस ढेर को देख कहता है, ये तो गोल्डन स्प्रिट है। ये सुनकर एक दूसरा हार्वेस्टर कहता है, तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम्हें किसे बता पड़ा कि गोल्डन स्प्रिट है? मिंग कहता है, मैंने वो बताया तो था, हमारी बायोलॉजी टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है। चलो मैं इसे खोल देता हूँ। ये कहने के बाद मिंग 8-10 सामानों के नाम बताता है और कहता है, ये सारे सामान रेडी कर दीजिए, मैं इसको खोलूंगा, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को बाहर निकाल लूंगा। जिसमें कोई दूसरा हार्वेस्टर कहता है, नहीं तुम ये मत करो, गोल्डन स्प्रिट बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इन्हें हम नहीं खोल सकते, इन्हें एक्सपर्ट हार्वेस्टर और सुपर ह्यूमंस जब आएंगे तब वो खोल लेंगे। जिसमें मिंग सोचने लगता है, हाँ मुझे याद आया, पिछली लाइफ में भी ऐसा ही था। हाई वैल्यू वाले मोस्टर्स को हम खोल नहीं सकते थे, इन्हें खोलने की परमिशन केवल एक्सपर्ट्स को थी। वो आते थे, इनको खोलते थे और उनका सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि इनको खोलने में बहुत ज्यादा रिस्क है, इनको ऐसे ही कोई भी खोल नहीं सकता। ये सोचने के बाद मिंग उस मॉन्स्टर के हाथ लगाता है और देखता है उस मॉन्स्टर की बॉडी में से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। मिंग उसे देख के सोचता है, इस मॉन्स्टर की बॉडी में रिएक्शन शुरू हो चुकी है। अगर ये ऐसे चलती रही तो थोड़े टाइम में इस मॉन्स्टर की बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी, और अगर ये मॉन्स्टर ब्लास्ट हो गया तो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। मिंग जितनी देर में ये सब सोच रहा होता है उतनी देर बाकी सारे हार्वेस्टर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान मिंग के ऊपर नहीं होता। मिंग आगे सोचता है, अगर ये मॉन्स्टर ब्लास्ट हो गया तो इसका इल्जाम मेरे डैड के ऊपर लग सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि उनकी पूरी लाइफ इस काम पे डिपेंड करती है। मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर को खोलकर इसकी बॉडी में से सारे रिसोर्सेज को बाहर निकालना होगा और सब कुछ फिर से स्टेबल करना होगा। ये सोचने के बाद मिंग एक चक्कू उठा लेता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक कट लगाता है। तभी वहाँ पर एक हार्वेस्टर आ जाता है और मिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं ये कितना ज्यादा रिस्की है। अभी अभी तुम्हें इस काम के लिए मना किया था, फिर भी तुम ये कर रहे हो। तभी और मिंग के डैड लाग हो जाते हैं और उस हार्वेस्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं, मेरा बेटा जानता है वो क्या कर रहा है, वो इस गोल्डन स्प्रिट को खोल रहा है, उसको पता है इसको किस तरह से खोलते हैं। अगर इसके अंदर किसी भी तरह गड़बड़ होती है तो उसका पूरा इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा। वो हार्वेस्टर कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा बेटा कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है, ये कोई गेम नहीं है जो तुम दोनों बाप बेटे खेल रहे हो। तुम दोनों ने इस काम को एक खेल बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं खेलूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लाओ कहता है, अब ऐसी बात हो गई ना, इतनी छोटी सी बात पे तुम जा रहे हो, ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तभी वो हार्वेस्टर लाओ के सर पर झिरी से मारता है और उसे कहता है, तो शुरुआत तो तुमने की थी ना, तुम्हारा बेटा मेरे लिए भी मेरे बेटे की तरह है। तुम कैसे कह सकते हो कि उससे कोई गलती होने पर उसकी जिम्मेदारी केवल तुम लोगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। भले ही हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम इस गोल्डन स्प्रिट को अपनी तरफ से खोल सकते हैं।
ये सुनने के बाद तो सारे हार्वेस्टर लाओ के गले लग जाते हैं और उससे कहते हैं, मैंग हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगा तो मेरा बेटा इस गोल्डन स्पिरिट को अकेला खोल लेगा और सारा प्रॉफिट तुम्हें दे देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो सब हम आपस में बांटेंगे और अगर कोई नुकसान भी होगा तो भी हम सब आपस में बांटेंगे, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर मिंग थोड़ा खुश होता है और फिर दोबारा से काम पे लग जाता है। मिंग उस मॉन्स्टर को खोलता है और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन रंग की चमकती हुई बॉल को बाहर निकालता है। तो फिर उसे दिखाकर अपने डैड से कहता है, डैड जल्दी से एक स्टेबलाइजिंग सॉल्यूशन लेके आइए, हमें जल्दी से इस बॉल को उसके अंदर रखना होगा। ये देखने के बाद सारे हार्वेस्टर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं, ये तो एक नर्व बॉल है, इस गोल्डन स्पिरिट के अंदर ये बॉल थी, इसकी कीमत सच में बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद मिंग उस नर्व बॉल को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देता है और घूरते हुए उस बॉल को देखने लगता है और सोचता है, ये बॉल तो काफी ज्यादा अच्छी है, इससे काफी ज्यादा महंगे और अच्छे रिसोर्सेज बन सकते हैं, मैं इसे अपने लिए रखना चाहता हूँ। मिंग के मन की इस बात को लाओ अच्छी तरह समझ जाता है। वो मिंग से कहता है, नहीं मिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस बॉल को अपने पास में नहीं रख सकते हो। ये कहते लाओ मिंग की तरफ बढ़ता है। इस बात से बाकी हार्वेस्टर्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक हार्वेस्टर दूसरे से कहता है, मैंने सुना है लाओ का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, उसको बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी, अगर वो इस नर्व बॉल को जो कि इस गोल्डन स्पिरिट की बॉडी में से निकली है इसको अपने पास में रख लेता है और इसका सही तरह से यूज करता है तो ये काफी ज्यादा हील हो सकता है, ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी समय लाओ मिंग के पास में आते हैं और उस जार के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और फिर मिंग से कहते हैं, मिंग हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस गोल्डन स्पिरिट को हमने उस पर्सन के बिहाफ में खोला है जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर इस गोल्डन स्पिरिट को मारा था, इसलिए हम बिल्कुल भी इसको अपने पास में नहीं ले सकते हैं। मैं समझता हूँ तुमने इसे काफी ज्यादा मुश्किल से खोला है, अपने ऊपर रिस्क लिया है, ये पूरी तरह से तुम्हारी मेहनत है, लेकिन फिर भी इसको तुम नहीं लिख सकते। मिंग कहता है, लेकिन डैड। लाओ कहता है, नहीं, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, मैं वापस से कैंप के साथ जाता हूँ, वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम आराम से बैठूंगा, कोई भी मुझे परेशान करने मत आना, मैं थोड़ा टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ये कर लाओ वहाँ से लाया होता है। फिर मिंग सोचने लगता है, मुझे भी मेरे डैड के साथ में वापस से कैंप में जाना चाहिए और उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ये सब काम जो किसी और के लिए कर रहे हैं वो खुद के लिए करें, खुद का बिजनेस स्टेबल करें। ये सोचने का तो मिंग उस कैंप से बाहर निकलता है और उस कैंप की तरफ जाने लगता है जहाँ पर मिंग के डैड लाओ गए हैं। तभी मिंग को रास्ते में किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। इस आवाज़ को पहचान जाता है और कहता है, ये तो एक वुल्फ स्पाइडर की आवाज़ है, मुझे जल्दी से आकर उसे मार देना चाहिए, अगर मैं उसे मार दूंगा तो उसकी पूरी जो भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी मेरी होगी। सोचते हुए मिंग भागते हुए उस आवाज़ की दिशा में जाने लगता है। मिंग वहाँ पहुँच के देखता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, कई सारे मॉन्स्टर्स वहाँ मरे पड़े हुए हैं और वहाँ पर पहले से 2 लोग हैं। मिंग उन्हें देख कहता है, यहाँ पर मेरे से पहले कोई और पहुंच चुका है। थोड़ी देर में वहीं छुपा रहकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से कहता है, शी, मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, तुम इस 7 वुल्फ को तो देख ही रही होगी, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिखाओ मुझे तुमने क्या सीखा है। ये सुनकर शी कहती है, ले लीजिए अभी देखिए। ये कहते हुए शी एक मशीन निकालती है जिसके ऊपर बहुत सारे औजार रखे हुए होते हैं। शी इनमें से एक चक्कू को उठाती है और कहती है, इस स्पाइडर को खोलने में मुझे कल 8 मिनट लगेंगे, 8 मिनट के अंदर मैं इसकी बॉडी में सारे सोर्सेस को बाहर निकाल लूंगी। ये कहते हुए शी उस मॉन्स्टर के पास में जाती है, उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाती है। मिंग ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। मिंग ये देख के सोचता है, मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि स्पाइडर वुल्फ की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर ये बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं। ये सोचने में मिंग एकदम सामने आता है और उन सबसे कहता है, रुक जाओ। ये सुनकर ये बूढ़ा आदमी और शी मिंग की तरफ देखने लगते हैं। मिंग आगे कहता है, मेरा नाम मिंग चाओ है, मैं एक हार्वेस्टर हूँ, आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये कहते हुए मिंग अपने हाथ में बंधे हुए पट्टे की तरफ इशारा करता है। बूढ़ा आदमी इस पट्टे को देखता है और फिर सोचने लगता है, इसके हाथ में ये पट्टा है, यानी इसका मतलब ये एक हार्वेस्टेड इक्विलिट है। ये सोचकर बूढ़ा आदमी मिंग से कहता है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं यहाँ पर अपनी पोतियों को सिखा रहा हूँ, तुम केवल एक हार्वेस्टेड इक्विलिट हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मिंग कहता है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आप जिस तरीके का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपकी पोती को और आपको लग रहा होगा ये एक वुल्फ स्पाइडर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वुल्फ स्पाइडर अपने इवॉल्विंग प्रोसेस में है, यानी अब ये एक ड्रैगन वुल्फ स्पाइडर है जिसकी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप इसे एज ए वुल्फ स्पाइडर पूरी बॉडी को खोलेंगे और उसकी बॉडी के रिसोर्सेज को निकालने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी बॉडी काफी सारे पार्ट्स को पूरी तरह से खराब कर देंगे और उसके बाद में ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये सुनकर शी मिंग से कहती है, तुम केवल एक ट्रेनिंग हार्वेस्टर हो, मेरे ग्रैंडपा को इस काम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम उन्हें मत सिखाओ कि उन्हें इस काम को किस तरह से करना है। बूढ़ा आदमी मिंग से कहता है, तेरे इस बैच को देखकर मुझे पता चल चुका है कि तेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ तेरे को ये काम कौन सिखा रहा है और तू इतने जल्दी इतना ज्यादा कैसे सीख गया कि केवल एक मॉन्स्टर को देख के ही उसके इवॉल्विंग प्रोसेस के बारे में पता चल गया। मिंग कहता है, मेरा कोई भी मास्टर नहीं है, लगभग 3-4 साल से मैं खुद ही इस सब काम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस काम की थोड़ी बहुत परख हो चुकी है। वुल्फ स्पाइडर और ड्रैगन वुल्फ स्पाइडर ये दोनों एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग बीस्ट है। अक्सर लोग ऐसी गलती कर देते हैं, वो इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुने और ध्यान से मॉन्स्टर देखे तो वो अंतर बता सकता है। जब ये दोनों मॉन्स्टर मरते हैं और चीखते हैं तब इनकी आवाज काफी ज्यादा अलग होती है।
जिसके कोई भी आसानी से पहचान सकता है। जिसुन को बूढ़ा आदमी सोचने लगता है, आसानी से पहचान सकता है? ऐसे कैसे? मैं भी तो इस बात को सुना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जिसुन को शिन कहती है, नहीं तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास में इस काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा कोई मास्टर भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे ग्रैंडफादर, उनको इस काम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी इन दोनों मॉन्स्टर्स की आवाज को डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंशिएशन तुम कैसे कर सकते हो, वो भी केवल एक बार सुन के? ये बिल्कुल नामुमकिन है, तुम पक्के रूप से झूठ ही बोल रहे हो। मिंग कहता है, नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। वुल्फ स्पाइडर और ड्रैगन वुल्फ स्पाइडर ये दोनों बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अंदर से इनके बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। अंकल आपको मुझ पर शक है तो आप इस मोस्टर को थोड़ा खोल के देखिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से, आपको इस मोस्टर की बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस मिल जाएंगे। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सोचने लगता है, हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा हो, मैं बिल्कुल भी इतने बड़े बीस्ट के खराब हो जाने का या फिर कोई पार्ट बेकार हो जाने का रिस्क नहीं ले सकता, ये काम मुझे ही करना चाहिए। ये सोचने में बूढ़ा आदमी शी से कहता है, शी तुम इस मोस्टर से दूर हट जाओ, इस मोस्टर को मैं ही खोलूंगा, इस काम को मुझे करने दो। जिस सुनकर शी मान जाती है, उस मोस्टर से दूर हट जाती है और फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है, इस लड़के की वजह से सब कुछ खराब हो गया, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। इसके बाद में वो ओल्ड मैन खुद उस मोस्टर के पास जाता है और मिंग से कहता है, अब इस मोस्टर की बॉडी को मैं ही खोलने वाला हूँ, तुम अच्छे से देखना, तुम केवल एक फ्रेश ही हो, देखो एक प्रोफेशनल इस काम को किस तरह से करता है। जी कहते हुए ओल्ड मैन एक चाकू उठाता है और उस मोस्टर की बॉडी पे कट लगा देता है। तभी मिंग देखता है उस ओल्ड मैन के हाथ थोड़ा सा कांप रहा होता है। ये देखकर मिंग समझ जाता है ये ओल्ड मैन थोड़ा बहुत बीमार है। तभी मिंग के माइंड में एक आइडिया जाता है। मिंग सोचता है ये ओल्ड मैन बीमार है, मैं इसकी इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ, भले ही इन्होंने इस मोस्टर को मारा है लेकिन फिर भी इससे मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। ये सोचकर मिंग शी से कहता है, हेलो मिस, क्या आपके पास में 30,000 कैश मनी है? शी कहती है, तुम क्यों पूछ रहे हो? मिंग कहता है, आपको तो पता ही होगा आपके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अकेले इतने बड़े मोस्टर को नहीं खोल सकते हैं, तो उनको किसी की मदद की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा काबिल हो, जैसे कि मैं इस मोस्टर की बॉडी को खोलने में और इसके अंदर से सारे सूज को बाहर निकालने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मुझे इस काम की बहुत ज्यादा नॉलेज है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर हम इस मोस्टर की बॉडी को सही तरह से खोलते हैं तो इस मोस्टर से हमें 100K का यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, और वहीं अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो प्रॉफिट 1 लाख से 0 पे पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे 30,000 रुपये मांग रहा हूँ, जो कि मेरी फीस होगी। इसके बदले में इस पूरे मोस्टर को खोलने में मैं मदद करूंगा। ये सुनकर शी थोड़ा झुंझला जाती है। वो कहती है, नहीं हमें तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं चाहिए, मेरे ग्रैंडफादर अकेले काफी है इस काम को करने के लिए, और अगर उनको किसी असिस्टेंट की जरूरत होगी तो उनके पास मैं हूँ, इस काम की मदद के लिए मैं हूँ, तुम जा सकते हो। और जैसा कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम केवल एक ट्रेनी हो जो कि अभी भी इस काम को सीख रहा है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, केवल तुम थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो। तभी मिंग और शी को उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई लगती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, जल्दी से यहाँ पर आओ और यहाँ के देखो। ये सुनकर मिंग और शी भाग के जाके देखते हैं, उस मोस्टर की बॉडी अंदर से पूरी तरह से अलग होती है। बूढ़ा आदमी कहता है, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा था, इस मोस्टर की बॉडी अंदर से पूरी तरह से अलग है। ओल्ड मैन सोच रहा होता है, इस काम का मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस काम को करते हुए मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इसके बावजूद भी मुझे इस काम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ये छोटा सा बच्चा भी मुझसे ज़्यादा जानता है, कैसे? तभी मिंग धीरे से कहता है, देखा आपने? ये सुनकर शी जोर से मिंग को घूरने लगती है। ये देखकर मिंग तुरंत चुप हो जाता है। शी आई कहती है, अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मिंग कहता है, मेरे को तो खुद को कुछ भी नहीं आता है, ये केवल एक छोटी सी इवोल्यूशन नॉलेज थी जो कि मेरे पास में थी, इतनी छोटी सी नॉलेज के लिए मैं आपसे मांग ही क्या सकता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन और शी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं, इतनी बड़ी नॉलेज को ये इतनी छोटी नॉलेज कैसे बता रहा है। फिर शी मिंग से कहती है, तो फिर तुम हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो? तुमने अभी कहा था कि तुम्हें 30,000 रुपए चाहिए, उसके बदले में तुम मेरे ग्रैंडफादर को असिस्ट करोगे। मिंग कहता है, क्या मैंने 30,000 कहा था? अगर कहा था तो भी वो स्कीम पुरानी हो चुकी है, अब मेरे को 50,000 चाहिए। ये सुनते ओल्ड मैन खुश जाता है। ओल्ड मैन कहता है, ठीक है 50,000 में डन। अगर इस मोस्टर के पॉइजन सेक के अंदर 70% ज्यादा पॉइजन मिल जाता है तो मैं तुरंत तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर मिंग कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और फिर थोड़ा सोच के कहता है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं केवल आपको असिस्ट करूंगा, सारा काम आप करेंगे, मेरा काम केवल एक असिस्टेंट का होगा। ये कहने का मिंग सोचने लगता है, अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे रुक गया, वरना अभी तो मैं कहने वाला था कि आप दोनों साइड में बैठ जाइए और सारा काम मैं अकेला ही कर लूंगा। अच्छा हुआ मैंने ये नहीं कहा, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती थी। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, तो फिर ठीक है काम शुरू करते हैं, अब से तुम मेरे फर्स्ट असिस्टेंट हो और शी ये मेरी सेकंड असिस्टेंट होगी। इसके बाद में काम शुरू होता है। ओल्ड मैन मिंग और शी को काम बताता है और खुद भी काम पे लग जाता है। थोड़ा काम करने के बाद में ओल्ड मैन मिंग को कुछ सिखाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को इस बच्चे को भी कुछ सिखा देना चाहिए। ये सोचते हुए ओल्ड मैन मिंग से कुछ पूछता है। मिंग उसका बहुत अच्छी तरह जवाब दे देता है। फिर ओल्ड मैन कुछ और सिखाने की कोशिश करता है। मिंग को वो पहले से ज़्यादा होता है, मिंग उससे ज़्यादा अच्छी तरह से उस काम करके बता देता है। ये देखकर ओल्ड मैन सोचता है, ये क्या हो रहा है, इस लड़के को तो मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, मैं इसको क्या सिखाऊं। ये सोचने के बाद में ओल्ड मैन मिंग से कहता है, तुम्हारा मास्टर कौन है?
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मुझे भी उनसे कुछ सीखना है। मिंग कहता है अभी तो मैंने आपसे कहा ये सब कुछ मैंने खुद से सीखा है। मैं अपने मास्टर का नाम आपको बता नहीं सकता हूँ, और ये जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ये सब भी मुझे मेरे टीचर ने करने कहा है। उन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाते हुए कहा था कि इस ज्ञान से लोगों की मदद करो। विष्णु को शी कहती है तो फिर तुमने हमसे पैसे क्यों मांगे? अगर तुम्हें मदद करनी थी तो फ्री में कर देते। मिंग कहता है ये अमाउंट जो मैंने मांगा है ये एक तरह की कैपिटल है जिससे मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। मेरी अभी की नॉलेज के साथ में मैं केवल कुछ ही लोगों की मदद कर सकता हूँ। जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहीं तक मेरी मदद सीमित है, और वहीं अगर मैं थोड़ा बड़ा सोचकर एक कंपनी शुरू करता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों की पूरी ड्रैगन सिटी की मदद कर सकता हूँ। यही मेरा एम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन सोचने लगता है ये छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी बातें कर रहा है। ये लड़का पूरी ड्रैगन सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। सच में ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और वहीं शी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए सोचने लगती है मैं भी इसके बारे में कुछ गलत सोच रही थी, लेकिन इसकी सोच तो कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। मुझे बेकार में इसके ऊपर शक करना नहीं चाहिए था। इसी से पता चलता है मेरी सोच कितनी छोटी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने भी आपको बताया कि मिंग ने इन सब से असिस्टेंट में काम करने के लिए 30,000 रुपये मांगे थे। नहीं, वो 30,000 नहीं था, मैंने एक जीरो कम काउंट किया, वो 3 लाख था, जिसे मिंग ने बाद में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था। नाउ प्लीज इस मिसप्रिंट को ठीक कर लेना। नाउ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। मिंग ओल्ड मैन और शी से कहता है चलो काम कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से काम खत्म करते हैं। इसके बाद हम तीनों वापस से काम पे लग जाते हैं और काफी तेजी से उस मोस्टर की बॉडी में से सारे रिसोर्सेज को अलग कर लेते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद में ओल्ड मैन शी से पूछता है शी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर अभी कितने रुपए हैं? शी कहती है 8 लाख रुपए। ओल्ड मैन कहता है तो फिर ठीक है, इस बच्चे के जितने पैसे बनते हैं यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे इस बच्चे को ट्रांसफर कर दो। शी कहती है ठीक है। ये सुनकर मिंग कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो अमाउंट आप मुझे दे रहे हैं वो पहले ही बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे केवल 5 लाख मांगे थे, आप केवल उतने ही दीजिए। ओल्ड मैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ज्यादा अमाउंट नहीं दे रहा हूँ। जो कीमत तुमने रखी थी वो तो पहले ही बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया। जो नॉलेज तुम्हारे पास में है उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। वो तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे को मेरे इलाज के लिए कुछ पैसे बचाने हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं इन चीजों को जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनको अच्छे से चेक कर लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा और जो भी तुम्हें सही अमाउंट बनता है वो तुम्हें दे दूंगा। मिंग कहता है आपकी इस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे भी हमारे बारे में बात हो रही थी कि आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अभी आपको पूरी तरह ठीक होने में 1.5 साल लगेगा। आपकी इंजरी को ठीक होने के बाद में आप फिर से मुझे जरूर से मिलना। ओल्ड मैन कहता है मिंग तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता है? मिंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने आपके हाथों कांपते हुए देखा था, इससे मुझे पता पड़ गया क्या वो क्या बीमारी है। आपकी बॉडी के ऊपर स्नेक पॉइजन का इफेक्ट हुआ है जो कि बहुत ज्यादा घातक है, जिससे आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जिसको शी कहती है तुम्हें मेरी ग्रैंडपा की बीमारी के बारे में पता है और तुमने अभी ये भी कहा कि इनकी बीमारी को ठीक होने में 1.5 साल लगेगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस टाइम पे हम जा भी जा रहे हैं, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा। सब लोगों का यही कहना है कि इसका कोई भी इलाज है ही नहीं। जिसनुकर मिंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है क्या सच में इसका सच में कोई इलाज नहीं मिला? शी कहती है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या तुम्हारे पास में इसका कोई इलाज है? अगर है तो प्लीज कुछ करो। तभी मिंग को एक सिस्टम विंडो होती है जिसके ऊपर लिखा है इस ओल्ड मैन की जान को बचाने का एक मिशन है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? अगर आपने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया तब आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ओल्ड मैन की लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुमानित रूप से आपको 100 से लेकर 1000 तक कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं अगर आपने इस मिशन को सही टाइम पे कंप्लीट कर दिया। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 1 महीना है। मिशन एक्सेप्ट करना है या नहीं? मिंग सोचता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, मिशन को एक्सेप्ट कर लो। फिर मिंग शी से कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी ग्रैंडपा की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन इसे सही किया जा सकता है। इस पॉइजन का एक इलाज है। ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे पास में इसका इलाज है, हम कई सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, उनके पास में भी इसका कोई भी इलाज नहीं है, तुम्हारे पास में कैसे? ये कहने का तो ओल्ड मैन सोचने लगता है इस बच्चे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, अगर इसने किसी तरह से मेरे को ठीक कर भी दिया तो भी मैं इसको अमाउंट कैसे दूंगा? मुझे ठीक करने का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा जो किसी देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तभी ओल्ड मैन को एक आइडिया देता है। ओल्ड मैन सोचता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर ओल्ड मैन मिंग से कहता है मिंग अभी तुमने हमें बताया था कि तुम रिसोर्सेज रिकवरी की कोई कंपनी खोलने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पर थंडर स्क्वाड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। मिंग सोचने लगता है थंडर स्क्वाड, मैंने इस बारे में सुना है, ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छा काम करती है, अगर इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो अच्छा ही होगा। ये सोचेगा तो मिंग उस ओल्ड मैन से कहता है ठीक है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। वैसे जाता मुझे लगता है अभी आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसको आपको यहाँ से लेके जाना है, अभी आप ये सारा सामान यहाँ से ले जाइए, उसके बाद में मुझसे आके मिलना। ओल्ड मैन कहता है ठीक है। तभी मिंग के फोन पे एक मैसेज आता है जो कि उसके बैंक से होता है, जिसमें लिखा हुआ है मिंग के बैंक अकाउंट के अंदर 8 लाख रुपए आ गए हैं। अब मिंग के बैंक में पूरे $8,24,000 हो गए हैं। इसे देखने के बाद मिंग उन दोनों को बाइक के पास जाने लगता है।
ओल्ड मैन शी से कहता है, शी ये लड़का बहुत शानदार है, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, कुछ भी करके इससे दोस्ती बनाने की कोशिश करना, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो ट्राई तो जरूर करना। शी कहती है ठीक है। इसके बाद मिंग खुश होता हुआ अपने उस कैंप साइट की तरफ जा रहा होता है। वो बार बार अपने बैंक अकाउंट को देख रहा होता है और सोचता है मेरे पास में बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब हम खुद की एक कंपनी खोल सकते हैं। ये सोचते हुए मिंग भागते हुए उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उनकी कैंप साइट होती है। तभी मिंग को एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज शेन की होती है। शेन चिल्ला रहा होता है 2,80,000, ये अमाउंट काफी ज्यादा कम है। इस आवाज को सुनकर मिंग उस ऑफिस के अंदर जाता है और जाके देखता है शेन उसके डैड के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसे कह रहा होता है, लाओ सच में क्या तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो। इसके बाद मिंग अपने डैड की तरफ देख रहा होता है जो कि रो रहा है और लगातार जमीन की तरफ देख रहा है। तभी मिंग जमीन पे देखता है, जमीन पे वो जार पड़ा है जिसके अंदर वो नर्व बॉल थी। वो नर्व बॉल जमीन पे गिरने के कारण पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। ये देखकर मिंग को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होता है। मिंग एक दूसरा हार्वेस्टर से पूछता है, अंकल जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। वो हार्वेस्टर मिंग को देखता है और उसे पूछता है, मिंग तुम आ गए, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे डैड ने शेन को कॉल किया और उसको बताया कि हमने गोल्डन स्पिरिट की बॉडी को खोलकर उसके अंदर से इस नर्व बॉल को बाहर निकाल लिया है। जैसे शेन ने लाइन सुनी, शेन जोर जोर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत किस हुई एक गोल्डन स्पिरिट को खोलने की और उसके अंदर से नर्व बॉल को बाहर निकालने की। उसके बाद में शेन ने धमकी भी दी कि उस नर्व बॉल को बिल्कुल ढंग से संभाल के रखे, अगर उसके अंदर किसी भी तरह गड़बड़ होती है तो सारा अमाउंट तुम्हारे डैड को देना पड़ेगा। तुम्हारे डैड ने बिल्कुल वैसे ही किया, उन्होंने उस नर्व बॉल को काफी अच्छे से संभाल के रखा। तुम्हारे डैड उस नर्व बॉल को शेन से खरीदना चाहते थे तुम्हारे लिए। हमने तुम्हारे डैड से कहा भी कि वो इस चीज को शेन से ना खरीदे क्योंकि शेन इसका बहुत ज्यादा अमाउंट लगाएगा। शेन बिल्कुल भी वर्कर डिस्काउंट नहीं देता है, बल्कि जब शेन को पता पड़ता है कि कोई वर्कर किसी चीज को खरीदना चाहता है तब तो वो अमाउंट बढ़ा देता है। लेकिन तुम्हारे डैड नहीं माने, वो हर हाल में इसको खरीदना चाहते थे, इसीलिए वो इस नर्व बॉल को लेकर शेन से बात करने के लिए गए। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, किस तरह से ये नर्व बॉल का जार जमीन पे गिर गया और नर्व बॉल पूरी तरह से बेकार हो गई। तभी शेन दोबारा से मिंग के डैड के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, लाओ तुम कहना चाहते हो ये सब कुछ मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लाओ कहता है, नहीं आप नहीं समझ रहे, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ। शेन कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, ये जार मेरी वजह से जमीन पे गिरा है। तुम कह रहे हो मेरे दोनों साथी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और केवल तुम ही हो जो यहाँ पर सच बोल रहे हो। तभी मिंग अपने डैड के पास में आता है और उन्हें उठाने लगता है और उनसे कहता है, क्या सच में ये चीज हमारी वजह से जमीन पे गिरी है। लाओ धीरे से मिंग से कहता है, यहाँ पे जो कोई भी है सबके सब कमीने हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमसे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है मेरे से ये जमीन पे गिर गया हो। तभी मिंग शेन की तरफ देखता है, शेन के मुंह पर और हाथों के ऊपर ऑयल लगा हुआ है। फिर शेन उन जारों के टूटे टुकड़ों को देखता है, उनके ऊपर भी ऑयल लगा हुआ है। ये देखकर शेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मिंग शेन से कहता है, देखो यहाँ पर सब जगह पर ऑयल लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि तुमने इस जार को उठाया था। तुम्हारे हाथ पे ऑयल लगाने के कारण ये जार तुम्हारे हाथ में छूट गया और अब तुम मेरे डैड के ऊपर इसका इल्जाम लगा रहे हो। इसलिए नियमों के हिसाब से पूरा अमाउंट तो तुम्हें ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, इसलिए इस अमाउंट को आधा आधा बांटेंगे, आधा तुम दोगे आधा मेरे डैड। शेन कहता है, क्या आधा आधा, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आधा आधा बांट लें। लगभग 3 लाख की चीज खराब हुई है, 1.5 लाख रुपए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। फिर शेन लाओ के पास में आता है और उसे कहता है, लाओ तुम एक बार फिर से सोच लो, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बाद में, साथ ही साथ तुम इस जॉब से भी जाओगे, मैं तुम्हें दोबारा से यहाँ पे काम करने नहीं दूंगा। ये सुनकर लाओ थोड़ा सा डर जाता है। लाओ शेन से कहता है, ठीक है मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, जो भी अमाउंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर शेन अपने एक आदमी से कहकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है और फिर लाओ से कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो, इसके ऊपर लिखा हुआ है तुम अगले 3 साल तक मेरे साथ में काम करोगे। ये एक सेकंड ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर साइन कर दो और फिर इस नर्वल को लेकर जहाँ से चले जाओ। लाओ कहता है, ठीक है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेन उस कॉन्ट्रैक्ट को लाओ की तरफ बढ़ा देता है। तभी मिंग बीच में आ जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जोर से मारता है और उस साइड में गिरा देता है और फिर कहता है, सपने देखो, मेरे डैड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट एक टैबलेट के अंदर होता है, जैसे वो टैबलेट जमीन पे गिरता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर शेन को बहुत गुस्सा आता है। शेन लाओ से कहता है, लाओ ये तुम्हारे बेटे ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, इसने मेरा इतना कीमती टैबलेट, इसके अंदर मेरा इतना सारा डेटा था, वो सारा का सारा खराब कर दिया है, अब तुम्हारा ये बेटा बिल्कुल नहीं बचेगा। ये कहने के बाद में शेन अपने दोनों बॉडीगार्ड से कहता है, दोनों आगे बढ़ो और इस लड़की को सबक सिखाओ। ये सुनकर लाओ जल्दी से खड़ा होता है और अपने बेटे मिंग के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उन दोनों बॉडीगार्ड से कहता है, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत ही मत करना। तभी उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड लाओ के मुंह के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। जैसे ही मुक्का लाओ के मुंह पे पड़ता है, लाओ बुरी तरह लड़खड़ा जाता है और सीधे मिंग के आवाज आगे गिरता है। मिंग तुरंत अपने डैड को संभालने लगता है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक डंडा लेकर मिंग के पास में आता है और मिंग के कंधे के ऊपर जोर से अटैक कर देता है।
जैसे वो डंडा मिंग की बॉडी पर पड़ता है उस डंडे में से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और मिंग की बॉडी में जाने लगती है। इससे मिंग की बहुत ज्यादा दर्द होता है। मिंग जोर से चिल्लाता है। मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिंग अपने डैड को साइड में रखकर जोर से उस आदमी के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और जोर से चिल्लाता है, रेकलेस बुल टेक्निक। इसी समय दूसरा बॉडीगार्ड आता है और मिंग के पेट पे उस डंडे को मार देता है। मिंग तुरंत घूमता है और उस बॉडीगार्ड को उसकी टी शर्ट से पकड़कर जोर से घुमा देता है। वो बॉडीगार्ड सीधे जाकर एक दीवार टकराता है। दीवार के अंदर दरार पड़ जाती है। इसके बाद मिंग सोचने लगता है, मुझे याद है शेन ने मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसा ही एक सेकंड लेवल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये सोचते हुए मिंग शेन की तरफ बढ़ रहा होता है। शेन मिंग से कहता है, प्लीज रुक जाओ, हम दोनों बात कर सकते हैं। लेकिन मिंग बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो बिना कुछ कहे शेन के पास में आता है और उसे गाल पे एक रख थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ पड़ते ही शेन का मास्क टूट जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। मिंग सोचता है, ये थप्पड़ उस चीज के लिए है जो भी तुमने मेरी पिछली लाइफ में किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने मेरे डैड से साइन करवा लिया था, और उस पेंशन के लिए भी जो तुमने मेरे डैड को कभी भी नहीं थी। इसके बाद मिंग शेन के पेट पे एक जोर से मुक्का मारता है और फिर सोचने लगता है, ये पंच तुम्हारे किए हुए उन बुरे कार्यों के लिए है जिनके बाद से काओ को इंसानों से नफरत होने लगी। उसे लगने लगा सारे इंसान ही बुरे होते हैं। इसी वजह से उसने एक बुरा रास्ता अपनाया। इसके बाद मिंग जोर से उस शेन की एक लात मारता है। शेन उछल के जाके एक ट्रक से टकरा जाता है और अब वो पूरी तरह से बेसुध हो जाता है। मिंग वापस से शेन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लाओ मिंग के पास में आता है और उसे कहता है, मिंग बस रुक जाओ, इतना काफी है। मिंग अपने डैड की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, डैड क्या आप ठीक हैं? लाओ कहता है, हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? तभी बाकी सारे हार्वेस्टर्स मिंग के पास में आते हैं और मिंग से कहते हैं, मिंग तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। दूसरा हार्वेस्टर कहता है, बहुत अच्छे, तुमने आज शेन को काफी अच्छी तरह से पीटा, ये सच में इसी के लायक था। तभी मिंग के माइंड में एंजल और डेविल की आवाज़ लगती है। एंजल कहता है, उसे अभी नहीं मारना था, तुमने पहले ही सोच रखा था कि उसको रात को मारोगे जब अंधेरा हो जाएगा, आसपास में कोई भी नहीं होगा। तुमने अभी उसको पीट के सबको बता दिया कि तुम कितने पावरफुल हो। डेविल कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सबको जान जाना चाहिए कि तुम कितने पावरफुल हो। तुमसे या तुम्हारी फैमिली से पंगा लेने के वाले साथ में क्या होगा? अच्छा क्या तुमने इसे दिन में पीट दिया, वरना रात होने का इंतजार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। एंजल कहता है, इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, तुम खुद सोचो, तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। डेविल कहता है, पूरी तरह सही है, बल्कि मैं तो कहूंगा अब वैसे भी सबको पता चल चुका है, तुम फिर से इस आदमी के पास में जाओ और उसको बुरी तरह से पीटो, इसको जान से ही मार दो। एंजल कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम एक अच्छे स्कूल के एक अच्छे परिवार के लड़के हो, बिल्कुल भी ऐसे गुंडे वाली हरकतें मत करो। मिंग दोनों के आइडिया सुनता है। मिंग को डेविल का आइडिया ज्यादा पसंद आता है। मिंग शेन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लाओ मिंग को रोक देता है और उसे कहता है, मिंग अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने उसको पहले ही इतनी बुरी तरह पीट दिया है, अब क्यों उसे जान से मारोगे? मिंग कहता है, डैड अभी तक मेरा मन पूरी तरह से नहीं भरा है, मैं केवल उसे एक लात और मारना चाहता हूँ, बस एक लात। उसके बाद मैं वादा करता हूँ उसके साथ में कभी भी या फिर किसी के साथ भी कभी भी फाइट नहीं करूंगा जब तक आप खुद नहीं कहेंगे। तब वहाँ पर दो जने आ जाते हैं। इनमें से कहता है, रुक जाओ, अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सभी हार्वेस्टर्स और मिंग उन दोनों से देखने लगता है। इनमें से एक का नाम गिव मिंग है जो कि रिसोर्सेज रिकवरी एक्सपर्ट है, और दूसरे का नाम टाइगर है जो कि एक सुपर बीइंग है। मिंग इन दोनों को देखता है और सोचता है, गिव मिंग और क्वीन हु ये दोनों आ गए। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में शेन इन दोनों की बल पे बहुत ज्यादा उछलता था, उसने इन दोनों के साथ मिलकर बहुत सारे बुरे बुरे काम किए थे। ये बंदा क्वीन हु, इसको सब मास्टर टाइगर बुलाते हैं। ये इतना ताकतवर है कि कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे मनुष्य को मार सकता है। मिंग से सोच रहा होता है कि तभी उन दोनों में से एक बॉडीगार्ड उठता है और इन दोनों को सबको समझाने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में गिव मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गिव मिंग कहता है, इतना महंगा रिसोर्सेज, ये नर्व बॉल ऐसे गिर के खराब हो गई, ये सब कुछ इस लड़के की गलती है, अब इसको ही इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी, और उस कीमत को चुकाने से पहले एक अच्छी सजा को एक्सेप्ट करना होगा। जिसमें को लाओ अपने बेटे की तरफ देखता है और फिर गिव मिंग से कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस सब में मेरे बेटे की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये सब कुछ केवल मेरे और शेन के बीच में चल रहा था। हम दोनों के बीच में बहस हो रही थी कि कौन इस नर्वबॉल के पैसे भरेगा जिसके अंदर मैं हार गया था। मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि इस नर्वबॉल के पैसे को मैं जमा कराऊंगा, बस इतनी सी बात है, मेरे बेटे का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। बाकी हार्वेस्टर्स कहने लगते हैं, लड़ाई तो केवल शेन के बॉडीगार्ड्स ने शुरू की थी, उन्होंने पहले आगे बढ़कर लाव पर और फिर उसके बाद में मिंग पर अटैक किया। मिंग ने केवल खुद को बचाने के लिए उन दोनों बॉडीगार्ड से फाइट की, उसे किसी भी तरह से इन नर्व बॉल से कोई भी रिलेशन नहीं है। जिसमें गिव सोचने लगता है, मुझे पता ही था ये शेन कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा ही, मुझे भी इसके साथ में काम करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। ये सोचने के बाद गिव मिंग से कहता है, मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ देख पता पड़ रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सब में केवल तुम्हारी गलती है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसको साइड में रखते हैं, हम बात केवल शेन के बारे में करते हैं। शेन को किसने मारा? जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ तुमने किया है। अगर हम तुम्हें अभी अरेस्ट कर लेते हैं तो तुम्हें एक बहुत लंबी सजा हो सकती है, तुम्हें काफी लंबे टाइम तक जेल में रखा जाएगा और तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसमें को लाव कहता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते,
गिवमिंग कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। शेन की हालत देखो, इस लड़के ने शेन की हालत कितनी ज्यादा बुरी कर दी है। उसके पास जाओ, उसे उठाओ, उसके बाद में तुम कहना कि तुम्हारे बेटे को छोड़ने लायक है या नहीं। तभी मिंग हंसने लगता है और कहता है तो फिर ठीक है, पुलिस को बुला लीजिए और इस आदमी शेन को हॉस्पिटल ले जाइए। वहां जाकर आप चेक करिएगा कि इस शेन की हालत कितनी ज्यादा बुरी है और उसके बाद मैं भी देख लूंगा कि पुलिस मुझे क्या सजा देती है। ये सुनकर गिव थोड़ा चौंक जाता है। गिव सोचता है ये लड़का बिना डरे इतनी अच्छी तरह से बात कैसे कर रहा है। तभी क्वीन हू शेन की तरफ बढ़ता है और उसे उठाता है और फिर कहता है ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। शेन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव है, लेकिन इसको काफी ज्यादा सही तरह से पीटा गया है। शेन की बॉडी पर केवल बाहरी साइड पे चोट है, अंदर की तरफ से एक भी हड्डी नहीं टूटी है। अगर हम इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो भी वो यही कहेंगे कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट इंजरी है। इस बिहाफ पे तो मिंग को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। ये कहते हुए कोहिनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कोहिनू शेन को जोर से फेंकता है और फिर कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये लड़का केवल एक कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको इस तरह की रिपेल टेक्निक बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। मिंग सोचने लगता है इन्होंने अभी फ्यूचर की रिपेल टेक्निक का असर देखा है, जिसके बारे में अभी के टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि इस तरह की कोई टेक्निक इस टाइम पे एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। इसके बाद मिंग उस नर्व बॉल की तरफ इशारा करता है और कहता है चलो अब शेन की बात तो पूरी तरह सॉर्ट हो चुकी है, अब बात इस नर्व बॉल की कर लेते हैं। ये नर्व बॉल तो खराब हुई है, मैं चाहता हूँ दोनों पार्टीज यानी मेरी डैड और शेन दोनों इसका हाफ अमाउंट पे करें। जिसमें गिवमिंग कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। माना शेन की बॉडी के ऊपर कुछ हाई इंजरीज नहीं है, उसकी बॉडी की कोई बोन नहीं टूटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी बॉडी के ऊपर खर्चा नहीं जाएगा। उसकी चोटी तो लगी ही है, तुम्हें उसके इलाज के पैसे भी देने चाहिए। मिंग कहता है ऐसे कैसे देने चाहिए, मेरे डैड के ऊपर भी काफी सारी चोटें लगी है। इन बॉडीगार्ड्स ने मेरे डैड के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारा था, उसका असर अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है बाद में जाकर उसका असर और भी ज्यादा हो जाए। इसके बाद मिंग अपनी शर्ट खोलता है और फिर उन्हें दिखाने लगता है देखो मेरे पेट के ऊपर इन्होंने मेरे पेट के ऊपर भी अटैक किया था, ये निशान, ये सब सबूत है। मेरे तो यहाँ पे भी चोट लगी है, इसके पैसे भी कटने चाहिए फिर तो। ये सुनकर कोहिनू जोर हंसने लगता है और फिर कहता है तुम्हारा चिंदी बना शुरू हो गया, इतने छोटे छोटे से अमाउंट को कटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। अब जाने दो इसे, सब कुछ साइड में रखो, उस नर्व बॉल का जो भी अमाउंट बनता है उसको जल्दी से पे कर दो। इस एक नर्व बॉल की कीमत $300 थी, जो कि पूरी तरह से तुम पे करोगे। मुझे पता है तुम लोग बहुत गरीब हो, इसलिए तुम्हारे लिए तुम इस अमाउंट को किस्तों में दे सकते हो। बस एक बार का ध्यान रखना, मेरे को कभी भी तुम्हारे पास से पैसे लेने के लिए ना आना पड़े। मिंग कहता है कभी भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे के पूरे पैसे अभी के अभी दे रहा हूँ। ये कहते हुए मिंग अपना मोबाइल निकाल कर गिव मिंग की तो बढ़ा देता है और उसे कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लो इसमें से ले लो। ये सुनकर गिव मिंग अपना मोबाइल निकाल कर कुछ स्कैन वगैरह करता है और मिंग के अकाउंट में से $300 निकाल लेता है। जैसे गिव मिंग के अकाउंट पे $300 आते हैं तो सभी सब बहुत चौंक जाते हैं। मिंग के डैड भाग के आके मिंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं मिंग ये पैसे कहाँ से आए। मिंग कहता है आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पैसे पूरी तरह से वैलिड है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बाद मिंग क्वीन हो से कहता है क्वीन हो मैंने तुम्हें इस नर्व बॉल के पूरे पैसे दे दिए हैं, यानी इसका मतलब अब से ये नर्व बॉल हमारी है। क्वीन हो कहता है हाँ तुम इसे रख सकते हो, वैसे भी अब तो ये किसी भी काम की नहीं है। ये सुनने के बाद मिंग बहुत खुश हो जाता है, वो उस नर्व बॉल के पास में आता है और उसे उठाता है और फिर अपने डैड से कहता है डैड बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं है, ये सौदा पूरी तरह से हमारे प्रॉफिट में रहा है। अब देखना आप मैं कैसे इस नर्व बॉल से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाता हूँ। ये कहते हुए मिंग उस नर्व बॉल को उठाता है और उसे एक सॉल्यूशन में डाल देता है और वहीं गिव विंग ये सुनकर बहुत ज्यादा चूक जाता है। वो सोचता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, लगभग $1000। इस लड़की को ये बनाना कैसे आता है। मिंग कहता है जब मैंने इस नर्व बॉल को उस मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकाला था तभी इस बॉल के अंदर मुझे कुछ स्पेशल दिखाई दिया था, इसीलिए इस बॉल के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता था, लेकिन मेरे डैड ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बॉल को हम वापस में नहीं रख सकते, ये हमें शेन को देनी होगी, शेन ही इसके बदले में एक अमाउंट हमें देगा, हम खुद इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, शेन ने इसे लेने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद में क्वीन हो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो घूर के शेन की तरफ देखने लगता है। क्वीन हो को इतने गुस्से में देखकर शेन थोड़ा सा डर जाता है, वो डर के मारे किसी दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर मैं वही कहता है जब ये नर्व बॉल आपसे गिरी थी तब मैंने शेन के सामने ऑफर रखा था कि वो आधा प्राइस इसका दे दे और बाकी का आधा प्राइस मैं दे दूंगा। इसके बाद में अगर सही तरह से मैं इस नर्व बॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इससे वो सोल्यूशन बना पाता हूँ तो उसे और हमें दोनों को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता था, उस 1 मिलियन को भी हम आवाज में बांट लेते। ये सुनकर क्वीन हू और गिव मिंग दोनों तरफ शेन की तरफ देखने लगते हैं और अब शेन को समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ देखे। तभी मिंग आगे कहता है अभी भी रिस्क पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, हो सकता है ये नर्व बॉल पूरी तरह से बेकार हो चुकी हो और इसकी मदद से मैं वो सोल्यूशन ना बना पाऊँ, लेकिन फिर भी हमें रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी मदद से सोल्यूशन बना लेता हूँ तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और नहीं भी बना पाता हूँ तो भी इस नर्व बॉल को तो हमें खरीदना ही था, दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी क्वीन कहता है चलो अब तुम्हारी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ और अपने साथ में इस नर्व बॉल को और अपने डैड को भी ले जाना, तुम्हारे डैड को आज से इस जॉब पे आने की जरूरत नहीं है।
ये सुनने के बाद मैं लाओ बिल्कुल घबराता नहीं है, बल्कि खुश होता हुआ अपने बेटों के साथ में वहां जाने लगता है। वो मिंग से कहता है, मिंग चलो यहाँ चलते हैं। तभी एक हार्वेस्टर जिसका नाम लाओ लुई है, वो लाओ से पूछता है, लाओ अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम्हारे पास में एक जॉब जा चुकी है, अब तुम आगे क्या करोगे? ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, जॉब जल्दी से नहीं मिलेगी। लाओ कहता है, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या करना है। मिंग कहता है, मुझे पता है, मैंने सोचा है हम एक नई कंपनी शुरू करेंगे। मेरे डैड के पास में एक्सपीरियंस है और मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, जिसकी मदद से हम एक अच्छी कंपनी खोल सकते हैं। जेसन को लाओली कहता है, क्या सच में तुम कंपनी शुरू करने वाले हो? यानी कि इसका मतलब तुम्हें अपनी कंपनी के अंदर लोगों की जरूरत होगी। मैं तुम्हारे साथ तो काम करने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे जॉब पे रखोगे? जेसन को मिंग सोचने लगता है, इस तरह से तो क्वीन बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा कि पहले तो सबसे पहले मेरी वजह से मेरे डैड ने इस जॉब को छोड़ दिया और फिर उसके बाद में बाकी सारे हार्वेस्टर्स भी इस जॉब को छोड़ रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्वीन पहले ही बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है और थोड़ा सा कर देते हैं। ये सोचेगा तो मिंग लाओली से कहता है, ठीक है अंकल आप भी हमारे साथ में आ जाइए। वैसे तो एक कंपनी के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत है, अगर और कोई आना चाहे तो वो भी आ सकता है। ये सुनकर एक बंदा और बन जाता है और शेन से कहता है, शेन क्वीन मैंने तुम्हारे साथ में काफी लंबे टाइम तक काम किया, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब बिल्कुल भी तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिंग के पास में आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहने लगता है, तुम एक कंपनी शुरू करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे पास में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता एक हार्वेस्टिंग काम में और एक कंपनी चलाने के काम में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, ये क्वीन कह तो सही रहा है, मेरे पास में इस काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम इस कंपनी को किस तरह से शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी अब मैं कदम आगे बढ़ा चुका हूँ, अब वापस से पीछे नहीं ले सकता। इसी से मैं क्वीन सोचने लगता है, इस लड़के के अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है, लेकिन इसके पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर किसी तरह से ये अभी के टाइम पे कंपनी शुरू कर भी देता है तो भी इसी कंपनी लंबी नहीं चलेगी। इसके पास में जितने पैसे हैं वो सारे डूब जाएंगे, उसके बाद भी ये कंपनी को अच्छी तरह स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। इसी से वहाँ पर 3 बंदे और आते हुए दिखाई देते हैं। ये वही ओल्ड मैन शी और उनके साथ में एक तीसरा बंदा है। ओल्ड मैन कहता है, मेरे नए दोस्त मैंग हम भी यहीं पर हैं। इस आवाज को सुनकर क्वीन पहले बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो पीछे मुड़ के चिल्लाए कहता है, कौन है ये और कौन है जो बीच में बोल रहा है? शेन और गिव इन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। शेन कहता है, ये तो मास्टर निंग और उनकी पोती है, इसका नाम शी निंग है। तभी क्वीन उस तीसरे बंदे को देखता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है, ये तो शैन पेंग है, ये थंडर स्क्वाड का को लीडर है और साथ ही साथ ये एक सुपर ह्यूमन भी है। तभी हमें शैनू पेंग के पास में एक छोटा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि एक बिल्ली जैसा है। वो मॉन्स्टर पेंग से कहता है, पेंग हम यहाँ पर क्यों आए हैं? पेंग कहता है, कुछ खास नहीं, मुझे अंकल निंग ने कहा है कि यहाँ पर उनका कोई नया दोस्त है जो कि हमारे साथ में काम करना चाहता है, मैं बस उससे मिलने के लिए आया हूँ। अंकल निंग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ उसमें ऐसा क्या खास है। तभी मिंग ओल्ड मैन के पास में आता है और उसको अपने नर्व बुल दिखाने लगता है। इसी समय शेन और गिव मैंग सुपर ह्यूमन पेंग और उसके बिल्ले को देख रहे होते हैं। वो बिल्ला उन दोनों घूरे कहता है, ए इधर क्या घूर रहे हो, जाके अपना काम करो, क्या तुम्हारे पास में कोई काम नहीं है? ये सुन के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर मिंग अपने डैड से कहता है, डैड अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप मुझे भरोसा रखिए, मैं आपको सबको समझा दूंगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ चलना चाहिए और किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर हम बैठ के आराम से बात कर सकें। तभी मिंग को कुछ हो रहा होता है। मिंग एक ट्रक के पास में आता है और उससे नीचे झांकने लगता है जहाँ पर शेन छुपा हुआ बैठा हुआ था। शेन डर के मारे काँप रहा था। मिंग शेन से कहता है, शेन मुझे याद है यहाँ पर आने पर मेरे डैड ने तुम्हें एक कार दिया था जिसकी कीमत $10,000 है, मुझे वापस चाहिए और अभी से बिल्कुल भी टालने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी दोबारा आने वाला नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे अभी के अभी चाहिए। ये सुनकर शेन वो कार्ड बाहर निकालता है। मिंग तुरंत शेन के हाथ में उस कार्ड को ले लेता है और फिर शेन से कहता है, और मेरी एक और बात को अच्छे से याद रख लो, कल मेरे डैड तुम्हारी कंपनी में आएंगे, उनका अब तक का जितना भी हिसाब है, उनकी जितनी भी सैलरी बनती है वो सारी उनको दे देना। तुम्हारे पास में पूरा कल तक का टाइम है, कल तक में जितने भी डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे डैड से रिलेटेड है वो सारे चेक कर लेना और बताना कि कितना अमाउंट उनको देने को बनता है। और मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, हमारे साथ में कोई भी स्कैम करने की कोशिश मत करना। इंश्योरेंस के पैसे जो भी मेरे डैड ने तुम्हें दिए थे वो भी उसके अंदर काउंट होना चाहिए। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं पहले तुम्हारे लिए काफी सारी परेशानियां बढ़ा चुका हूँ। ये कहते हुए मिंग और वो सारे लोग हंसते हुए वहां चले जाते हैं। तभी क्वीन शेन के पास में आता है और उसे कॉलर से पकड़ उठा लेता है और उसे कहता है, ये लड़का भी क्या बोल रहा था, कौन सा कार्ड और कौन सा इंश्योरेंस के पैसे, तुम इन सारे एम्प्लॉइज से ये सारे अमाउंट भी लेते हो और तुमने अभी तक मुझे इसके बारे में बताया नहीं, तुमने इसको अपने एक्स्ट्रा सैलरी में जोड़ रखा है और अभी तक मेरे पास में मेरा हिस्सा नहीं आया। शेन कहता है, मास्टर क्वीन मेरे को समझाने का मौका दीजिए, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उस लड़के ने कहा है। तभी क्वीन शेन के एक जोर से थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ पड़ते ही शेन के साइड दांत टूट के जमीन पे गिर जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इस ओल्ड मैन को दिखाता है। ओल्ड मैन मिंग से कहता है, मिंग मैंने तुम्हें थंडर स्क्वाड के बारे में बताया था, ये थंडर स्क्वाड का को लीडर है। इस टाइम पे थंडर स्क्वाड एक मिशन पे निकली हुई है जिसमें वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रही है, लेकिन उनके पास में अभी हार्वेस्टर्स कम है, तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो?
मिंग कहता है मेरे पास में भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है। मेरे पास में ये क्रिस्टलाइज नर्व बॉल है जिससे मैं एक स्पेशल डिसीज बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए मेरे पास में इक्विपमेंट नहीं है। क्या आप मुझे इक्विपमेंट दे सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है आपके पास में वो जरूर से होंगे। एल्डर निंग कहता है तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज से ठीक 3 दिन के बाद में एक एग्जीबिशन लगने वाली है जिसमें हाई ट्रेड के रिसोर्सेज बेचे और खरीदे जाएंगे। तुम चाहो तो वहाँ पर अपनी इस बॉल को लेकर आ सकते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी क्रिस्टलाइज नर्व बॉल वहाँ पर एक हाई अमाउंट में बिक सकती है। तो क्या सोचा तुम वहाँ पर आओगे? मिंग कहता है हाँ मैं जरूर आऊँगा। ये कहने के बाद में इन तीनों को छोड़कर बाइक से भी ट्रक के अंदर बैठकर वहाँ चले जाते हैं। मिंग जैसे ही उस ट्रक के अंदर बैठता है तभी मिंग को एक मॉन्स्टर की याद आती है। मिंग सोचने लगता है मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ के अंदर एक स्पेशल टाइप का मॉन्स्टर था जो कि इंसानों के ब्रेन के ऊपर काबू कर सकता था। वो मॉन्स्टर दिखने में एक बेलों के झुंड की तरह था। उस मॉन्स्टर की पावर ये थी वो किसी भी इंसान को देखकर या फिर उस पर अटैक करके उस इंसान की सारी मेमोरीज को, सारी यादों को अपने अंदर ले सकता था। अगर किसी तरह से उस मॉन्स्टर को मेरे बारे में, मेरी पावर्स के बारे में या फिर ये कि मैं फ्यूचर से इस दुनिया में आया हूँ ये पता पड़ गया तो सबसे पहले मेरे पीछे पड़ जाएगा। इससे न केवल मेरी पूरी फैमिली की, सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा से नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं इतने सुपर पावरफुल हूँ या फिर मैं फ्यूचर से आया हूँ। सबको लगना चाहिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन अभी वाली मेरी हरकत के कारण कुछ लोगों को तो मुझ पर शक होना शुरू हो चुका है। अब कहीं कुछ हो ना जाए, ये सब कुछ मिंग आंख बंद करके सोच रहा होता है। मिंग को डर लगता है मिंग सो गया। वो मिंग को एक चद्दर उड़ा देते हैं। तभी मिंग उठता है और अपने डैड से कहता है डैड आज जो कुछ भी हुआ उसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बस आप देखना हमें बहुत शानदार कंपनी खोलेंगे, हमारी आगे की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी। लाओ कहता है मुझे आगे की लाइफ का डर नहीं है, मुझे डर है क्वीन हू का कि कहीं वो किसी तरह से बदला लेने ना जाए। मिंग कहता है आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा टाइम, जैसे ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी को पास कर लूंगा मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि किसी भी क्वीन हू की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे आगे बढ़कर फाइट कर सके। लाओ कहता है मिंग तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अब जाओ जाके सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। इसी समय मिंग को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा है ब्लैक विच के बनने के चांसेस 2% कम हो चुके हैं। कंट्रीब्यूशन पॉइंट के रूप में आपको 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। ये देखकर मिंग को बहुत गुस्सा आता है। मिंग सोचता है ऐसे कैसे, मैंने 2 इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को जिसकी वजह से मेरी बहन वो ब्लैक विच बनी थी उन दोनों को खत्म कर दिया है। मेरी मॉम पूरी तरह ठीक है और मेरे डैड के साथ में भी कोई स्कैम नहीं हुआ। इन दोनों कारणों के हटने के बावजूद भी मेरी बहन के ब्लैक विच बनने के कारण केवल 5% ही कम हुए हैं। यानी कि इसका मतलब अभी भी चांसेस है कि वो कभी ब्लैक विच बन जाए। मिंग अपने स्कूल में जाता है। जैसे मिंग स्कूल के अंदर पहुंचता है 3-4 स्टूडेंट मिंग के पास में आते हैं। एक मिंग से कहता है मिंग कल तुम स्कूल नहीं आए, तुम जानते नहीं तुमने क्या मिस कर दिया है। जूफिक्स ने कल बहुत शानदार क्लास ली थी, उसने हमें रेकलेस बुल टेक्निक काफी अच्छी तरह सिखा दी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ये बाकी सब तो उस क्लास में बिल्कुल बेकार थे। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में बहुत बुरी तरह से थक गए। जिसमें बाकी तीनों बंदे कहते हैं ए तूने बाकी किसको कहा? वो तू ही था जो सबसे पहले थका था। रुक तेरे को हम बताते हैं। ये कहते हैं तीनों तीनों उस चौथे बंदे के पीछे बढ़ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, मिंग अपनी क्लास में जाता है। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए क्लास की तरफ आता है और क्लास गेट खोल के चिल्लाए कहता है जूफिक्स ने जो एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसकी खबर टीचर्स के पास में पहुंच चुकी है। टीचर्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अब इस बारे में जूफिक्स से बात करने वाले हैं। वो उससे कहेंगे कि जूफिक्स ये क्लास लेना बंद कर दे। ये सुनकर क्लास में बैठे स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हमारी क्लास बंद कराना क्यों चाहते हैं। ये सुनकर मिंग जल्दी से खड़ा होता है और अपना हाथ टेबल पर पटक कर गुस्से में सबसे कहता है किसकी हरकत है ये? दूसरी स्टूडेंट कहती है हाँ ये सब किसने किया है, किसने टीचर्स के पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि जूफिक्स हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। मिंग कहता है जहाँ तक मुझे लगता है इस क्लास से वो सभी स्टूडेंट्स जूफिक्स से उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर ज्वाइन हो गए थे और उन सभी ने कुछ ना कुछ जूफिक्स से अच्छा सीखा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन टीचर्स वाले पहुंचाई होगी। यानी कि इसका मतलब वो स्टूडेंट जिसने जूफिक्स क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ था उसी ने ये इन्फॉर्मेशन टीचर्स क्लास में पहुंचाई है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट उस क्लास मॉनिटर को देखने लगते हैं और उससे कहते हैं क्लास मॉनिटर क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तुम ही थे जो उस क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुए थे और साथ ही जूफिक्स से भी तुम्हारी थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है। अगर तुमने ये किया है तो तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जूफिक्स की वजह से हमारा कितना फायदा हो रहा था, हम कितनी अच्छी स्किल को कितनी जल्दी सीख पा रहे थे, लेकिन अब टीचर्स उस क्लास को बंद करा देंगे। जिसमें क्लास मॉनिटर खड़ा होता है और फिर मिंग से कहता है मिंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर ये सारे इल्जाम क्यों डालना चाहते हो? मिंग कहता है मैं तुम पर इल्जाम क्यों डाल रहा हूँ, तुम तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो। और रही बात बाकी स्टूडेंट्स की तो उनमें से किसी को भी मैंने तुमसे ये सब कहने के लिए नहीं कहा है, वो सब अपनी मर्जी से तुमसे कह रहे हैं क्योंकि ना केवल मेरे को उन सभी को भी तुम पर ही शक है। जिसमें क्लासमेट पहले थोड़ा शांत होता है और फिर सारे स्टूडेंट से कहता है इस बेकार से लड़की की बात पे कोई भी ध्यान मत दो, ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। मैं तुम्हारा क्लासमेटर हूँ, मैं क्यों टीचर्स को इस बात की इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम सब ज्यादा सीखो। ये कहते हुए मन में सोच रहा होता है मैंने टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा नाम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन उनको डायरेक्टली नहीं दी।
फिर वो आगे कहता है, वैसे तो अच्छा ही हुआ ये स्टडी ग्रुप बंद हो गया, क्योंकि तुम ही सोचो जो फिश कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको ये बुल टेक्निक आती है, लेकिन क्लास के बाकी स्टूडेंट्स इतने पावरफुल नहीं है। हो सकता है उसकी बुल टेक्निक के कुछ साइड इफेक्ट्स हो, वो कोई क्रश टेक्निक हो, जिससे तुम सभी के इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट हो जाए। तुम्हें किसी और स्टूडेंट से ये सब टेक्निक नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि रेकलेस बुल टेक्निक को सीखने का एक स्पेसिफिक वे होता है। अगर तुम इस टेक्निक को इस वे के अलावा किसी दूसरे वे से किसी दूसरे टीचर सीखोगे तो इसको एक तरह का चीटिंग माना जाएगा, और इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट ले। इसलिए तुम्हें खुद की बुल टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उस बुल टेक्निक